हेलो एवरीवन, इन्वेस्टमेंट लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे रिटायरमेंट के बारे में और यह भी देखेंगे कि रिटायरमेंट की सच्चाई क्या है। तो रिटायरमेंट एक ऐसा फेज है जिसमें आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। इसका मतलब यह है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बाकी की ज़िंदगी बिना कोई कमाई किए निकाल सकते हो। एक सिंपल शब्द में अगर हम बोले तो रिटायरमेंट का मतलब है आपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया है। अब इसे एक इस तरह से भी देख सकते हैं हम लोग कि आपके शरीर ने भी काम करना बंद कर दिया, तो वो भी अवस्था जो है वो रिटायरमेंट में आ जाती है। तो दो तरीके से हम मान सकते हैं रिटायरमेंट को। पहला है कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया है। दूसरा, किसी कारणवश अगर आपका शरीर काम नहीं करने लगेगा तो आप उस अवस्था में आ जाओगे जिसको हम रिटायरमेंट कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट के इतिहास के बारे में। तो अगर हम आज से 50 साल 100 साल पहले जाते हैं तो रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि जब तक आपका शरीर चल रहा है तब तक आपको काम करना है। तो पहले कोई रिटायरमेंट का कंसेप्ट नहीं था, आज से करीब 100 साल पहले। अब ये रिटायरमेंट आया जब लोग नौकरी करने लग गए। और अगर वो भी आप ब्रिटिश टाइम में चले जाओगे तो भी रिटायरमेंट की जो एज होती थी वो कुछ 65 साल 70 साल ऐसे होती थी। वो जैसे 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 समय हमारा बीतता गया और हम थोड़ा पास आते गए समय के, तो ये रिटायरमेंट की जो एज थी वो घटती गई। तो आज से करीब 50 साल पहले कुछ 65 ईयर्स थी, फिर 62 ईयर्स हुआ, उसके बाद 60 साल नॉर्मल, 60 या 58 साल ये नॉर्मल रिटायरमेंट की एज चलती आ रही है, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अब लेकिन एक नया कंसेप्ट चालू हुआ है कि लोग अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम लोग फायर बोलते हैं। इसका मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। तो आज के टाइम में लोग 40, 45, 35 के भी एज में रिटायरमेंट लेने लग गए हैं। और इसका एक बड़ा रीज़न ये है आजकल का लाइफस्टाइल, या फिर जो आजकल भागदौड़ हो गई है, जो आजकल जितनी सारी स्ट्रेस है, इस कारण से लोग आजकल अर्ली रिटायरमेंट की तरफ भागने लगे हैं। तो ये बात थी रिटायरमेंट के इतिहास के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट से रिलेटेड मिथ के बारे में, जो भ्रांतियाँ हमारे समाज में हैं, जो हमारी सोसाइटीज़ में देखने को मिलती है रिटायरमेंट के रिलेटेड। अब उसके बारे में बात करेंगे। इसको हम पॉइंट वाइज लेंगे। तो पहला पॉइंट है कि रिटायरमेंट की एज है 60 साल। ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि आदमी को 60 साल के उम्र तक काम करना है और उसके बाद रिटायर हो जाना है। तो दूसरी भ्रांति है रिटायरमेंट का मतलब है अब आपको कोई काम नहीं करना है। मतलब एक बार आप रिटायर हो गए, उसके बाद आपका जो रूटीन है दिन का वो है कि सुबह उठो, चाय पियो, ब्रेकफास्ट करो, थोड़ा टहल के आ जाओ, फिर लंच करो, फिर अपना शाम में स्नैक्स वगैरह करो, थोड़ा सा घूम फिर लो, फिर आकर डिनर करके और सो जाओ। और ये आपको 7 दिन करना है। तो रिटायरमेंट का मतलब है काम नहीं करना। ये दूसरी भ्रांति है। तीसरी जो भ्रांति है हमारे सोसाइटी में वह यह है कि रिटायरमेंट के बाद आपको लोग लाइटली लेना चालू कर देते हैं। अगर आप रिटायर हो गए तो लोग समझते हैं कि अब आप किसी काम के नहीं हो, अब कोई आप में कैपेबिलिटी बची नहीं है। तो ये तीसरी सबसे बड़ी भ्रांति है। तो अब हम जानते हैं कि आप रिटायरमेंट के लिए कब रेडी हो, या आपको कब रिटायरमेंट अपनी प्लान करनी चाहिए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग तो आपको बहुत पहले से ही कर लेनी चाहिए, लेकिन कब कब आप रेडी हो गए हो रिटायरमेंट के लिए, यह हम कैसे जानेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, आप तब रिटायरमेंट के लिए रेडी हो जब आपके पास इतना कॉर्पस हो कि आप 85 ईयर्स तक के एज को आराम से निकाल लें। अब 85 ईयर्स ही हमने एज क्यों लिया, क्योंकि जो जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है नॉर्मल इंडिया में वो अराउंड 70 टू 75 ईयर्स है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी बढ़ रही है या फिर मेडिकल साइंस और भी एडवांस होता जा रहा है, तो इन जनरल हम एक एज 85 ईयर्स को मान के चल सकते हैं। तो जब भी आप प्लानिंग करो तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके पास 85 साल की उम्र तक के लिए पैसे हो। अब ये कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं होता है कि क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, जैसे कि इन्फ्लेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि वैल्यू जो आपकी मनी की है, अभी अगर आपके पास 1 करोड़ है, वही 10 साल के बाद उसका वैल्यू कुछ 60% रह जाएगा, मतलब 60 लाख के आसपास रह जाएगा। तो डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन का रेट क्या है, और ये इन्फ्लेशन का रेट हमेशा फिक्स नहीं होता है, बट एक एवरेज जो देखा गया है पिछले 20 से 30 सालों में, तो जो जनरल बेसिक एमिनिटीज़ जो आपके खाना पीने के सामान हुए, इन सब के जो खर्चे हैं वो 6% के आसपास ही रहता है, 5 to 6% है। तो आप मान के चल सकते हो इस फैक्टर को।
अब कॉर्पस कितना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, इसको हम लोग रिटायरमेंट कैलकुलेटर बोलते हैं। और आपको बहुत सारे जगहों पर मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑनलाइन जर्नल्स में मिल जाएंगे, या फिर आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर है जो फिनेंस पे वीडियो बनाते हैं, उन्होंने भी अपना अपना कैलकुलेटर बनाया है। तो ट्राई करूंगा कि मैं एक कैलकुलेटर ला के एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊं आने वाले वीडियो में। तो जो दूसरा पॉइंट है वह यह है कि आपको अपने साथ साथ अपने स्पाउस के बारे में भी सोचना है। मतलब प्लानिंग जो आपको करनी है उसमें आपके साथ साथ आपके स्पाउस के भी एज को देखना होगा। तो जो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग होगा, जो कॉर्पस आपके पास होगा, उसमें आपके स्पाउस का भी खर्च शामिल होना चाहिए। या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि उसमें आपके स्पाउस की भी 85 ईयर्स तक की लाइफ अच्छे से निकल जानी चाहिए, और स्पाउस में आपके पति पत्नी जो भी है वो आ जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट यह है कि आपको दूसरे एक्सपेंसेस को भी कंसिडर करना है। जब आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे हों और उनकी शादी पेंडिंग हो तो उसका खर्चा, अगर उनका एजुकेशन पेंडिंग हो तो उसका भी खर्चा, या फिर अगर आपके भाई बहन हो जो नहीं कमाते होंगे या फिर जो अभी छोटे हों तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप एक कॉर्पस को तय करोगे कि ये मेरे पास इतना पैसा आ गया है, अब मुझे रिटायरमेंट होना है, तो उस खर्चे को भी आपको कंसिडर करना है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए या किसी और के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहीं गोल्ड में पैसे डाल रहे हो जिससे उनकी शादी हो जाए, या फिर किसी फंड में पैसे डाल रहे हो अपने डिपेंडेंट्स के लिए, तो वो खर्चे भी आपको इंक्लूड करने हैं जब तक आपका वो टाइमलाइन है या टाइम फ्रेम है उस इन्वेस्टमेंट का। चौथा पॉइंट जो मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके पास एक परमानेंट सेटलमेंट होनी चाहिए। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप रेंट पे रहने के लिए तैयार हो कि मुझे लाइफ टाइम बस रेंट पे रहना है, तो आपको जो बस रेंट में खर्चा आने वाला वो भी आपको कंसिडर करना है। तो अगर आपके पास परमानेंट कुछ सेटलमेंट है तो काफ़ी बढ़िया है, अगर नहीं भी है तो अगर आप रेंट पर अपनी लाइफ को बिताना चाह रहे हो तो उसका खर्चा आपके पास होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, आप कब रिटायरमेंट ले रहे हो यह भी ज़रूरी है। अगर आप बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले रहे हो, जैसे कि आपने 40 साल की ही उम्र में रिटायरमेंट ले लिया है, आपके पास काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम है, काफ़ी लंबा समय है, और उसमें ज़्यादा तकलीफ़ें आ सकती हैं। तो आपको यह भी कंसिडर करना है। अगर आप 40 के हो, अब आगे आपके, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर बच्चे की शादी है, पढ़ाई है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ज़्यादा होती है। अगर आप 60 साल में रिटायरमेंट कर रहे हो तो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निकल जाती हैं। लेकिन अगर आप 40 साल में, 35 साल में, उस समय की अगर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो आपको यह बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आगे आने वाले समय में क्या क्या खर्चे आपको आने वाले हैं, तो उसको भी कंसिडर करना है। अब कब रिटायरमेंट होना चाहिए, किस उम्र में होना चाहिए, यह भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप इन जनरल देखते हो, अगर मेरी मानो तो 40 से 60 के बीच एक ऑप्टिमम टाइम है, उसमें आप रिटायरमेंट ले सकते हो। 40 से अगर पहले आप सोच रहे हो कि 35 साल में और 30 साल में मैं रिटायर हो जाऊं, तो सही मायने में वो उम्र नहीं है आपके पास। अगर इंडिपेंडेंट भी हो गया फाइनेंशियली, फिर भी आपको कम से कम 40 साल की उम्र तक एक रेगुलर इनकम वाली जॉब करनी ही करनी है। अब इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप रिटायरमेंट को कैसे बेटर प्लान कर सकते हो। अब आप रेडी तो हो गए कि आपको कब रिटायरमेंट लेनी है, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से किस तरह से आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हो। तो इसका पहला पॉइंट यह है कि आपको लाइफ टाइम वर्क करना है। मतलब अगर आप रिटायरमेंट हो भी जाते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको काम बिल्कुल छोड़ देना है। हाँ ठीक है, अगर आप रिटायर हो गए, एक 9 to 5 की जॉब है, या फिर आप दिन के 10 घंटे 12 घंटे लगा रहे हो, आपके पास एक कॉर्पस आ गया कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। मतलब एक स्ट्रीम ऑफ इनकम बनी रहनी चाहिए, भले वो एग्जिस्टिंग इनकम से कम हो, आपको कम समय देना पड़े, आप अपने टर्म्स पे ज़िंदगी को जियो, लेकिन आपको लाइफ टाइम तक काम करना है। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको एक सोर्स ऑफ इनकम हमेशा रखना है, चाहे वो डायरेक्ट सोर्स से हो या इनडायरेक्ट सोर्स से हो। अब डायरेक्ट सोर्स का मतलब यह है कि आप कहीं पे फ्रीलांसिंग में आपने काम कर लिया, या कहीं छोटा मोटा आपने जॉब पकड़ लिया, वो हो गया डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम। या इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम, जैसे आप
आपने कुछ प्रॉपर्टी बनाई है, उससे आपको रेंटल इनकम आ रहा है, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ कमाई करते रहनी है। इवन दो आपके पास आपका कॉर्पस पड़ा है जो समय के साथ ग्रो करेगा, आप उसको अगर प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हो तो, और वो आपने कंसिडर ऑलरेडी कर लिया है रिटायरमेंट कैलकुलेटर के हेल्प से, या फिर आपको पता है कि ये कितना पैसा हमें किस जगह लगाना है, किस उम्र में कहाँ पर लगाना है, जो एक समय के साथ ग्रो करता रहेगा, फिर भी उसके ऊपर भी आपको एक सोर्स ऑफ इनकम जरूर बना के रखनी है। अब एक और पॉइंट यह है कि कैसे आप अपने रिटायरमेंट को बेटर प्लान करें। तो उसके लिए 50% आपके टोटल कॉर्पस का आप उसको एक सेफ स्ट्रीम में रखें। इसका मतलब एफडी में रखें, गवर्नमेंट के बॉन्ड में रखें, भले आपको रिटर्न कम मिले, लेकिन 50% का आपका जो कॉर्पस है उसको आप ऐसे जगह रखें जो जल्दी से ख़त्म नहीं हो, या फिर जो बहुत आसानी से ना डूब जाए। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हो तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था रिटायरमेंट के बारे में। तो आपको यह सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है जिससे आपका रिटायरमेंट काफ़ी वेल मैनेज्ड हो, वेल प्लान्ड हो। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट ये मेजर पॉइंट्स हैं, और आप इसके बारे में ज़रूर सोचें जब भी आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको रिटायरमेंट रिलेटेड कुछ जानकारियाँ मिली होंगी, और यह भी पता चला होगा कि कैसे आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ताकि जो आपकी बची हुई ज़िंदगी है काम करने के बाद वो अच्छे से कट जाए। आगे मैं कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स लेके आता रहूँगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।